इसे हॉलीवुड प्राइड के दूसरे मेंबर्स मिल गए। मजा आ गया। इस तरह के प्लेफुल बिहेवियर से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि मुश्किलों को झेलने के बावजूद लायंस फैमिली बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। पर इनमें से कोई भी तरीका एवा और इस शेरनी के काम नहीं आया। दोनों अब दोबारा तैयार हैं। यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है ये अब हंटिंग नहीं कर पाएंगी। शेड में बैठकर बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगी। देखते हैं क्या होता है। लुआंगवा के ड्राई हॉट सीजन में टेम्परेचर 45 डिग्री तक आसानी से पहुंच जाता है। ज़ेब्रा की व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स हीट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती हैं ताकि उनकी बॉडी पर कूल एयर करंट्स क्रिएट होते रहें। इसी तरह एलिफेंट्स का डस्ट बाथ भी सिर्फ इंसेक्ट्स को ही नहीं भगाता बल्कि सनस्क्रीन का भी काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी ज्यादातर जानवर इस जबरदस्त गर्मी में छिपकर आराम ही करते हैं। मगर शाम होते ही खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक बड़ा बफलो अपने झुंड से दूर निकल आया है और ये हॉलीवुड प्राइड के बहुत पास है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है लायंस बफलो का शिकार करने वाले हैं। लायंस बफलो को चेस कर रहे हैं। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। जब तक टीम वहां पहुंची, हॉलीवुड प्राइड ने खतरनाक बफलों को चारों तरफ से घेर लिया था। हम उनके बहुत बहुत पास है। I mean, just 5 meters away. रात में लायंस को शिकार करते हुए शायद ही किसी ने कभी देखा हो, मगर इस यूनिक थर्मल कैमरा से हम देख सकते हैं कि लायंस ने कैसे बफलो को घेरा हुआ है। लायंस अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बफलोस बहुत डेंजरस होते हैं और अपने खतरनाक हॉर्न से किसी भी लायन को बुरी तरह से जख्मी कर सकते हैं। शिकार बहुत बड़ा है, इसीलिए लायंस पीछे से अटैक कर रहे हैं और उसके ऊपर चढ़ के बफलो को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हैं। इट्स अमेजिंग कि इतने बड़े जानवर का शिकार हुआ है। पूरा प्राइड इससे अपना पेट भर सकता है। आखिर में प्राइड जीत गया। लायंस ने बफलो को मारने के लिए उसके गले, नाक और मुंह को जकड़ लिया ताकि उसका दम घुट जाए। आज हमने जो देखा, it was really something. ये एक नया एक्सपीरियंस है। काम खत्म और खाना शुरू। लेकिन ये शोर सुनकर एक पंख यहां चला आया। हालांकि वो हॉलीवुड प्राइड की फीमेल से मेट करता है, फिर भी उसे देखकर कोई खुश नहीं है। मगर ये अकेला यहां नहीं आया है, ये अपने ब्राइड को भी साथ लाया है और इसमें 7 भूखे कब्ज भी हैं। शिकार करने की थकान और प्राइड में किसी भी मेल के ना होने की वजह से हॉलीवुड प्राइड पीछे हट गया, जिससे पंक्स के प्राइड को भूख मिटाने का मौका मिल गया। ट्रेस भी पेट भर रही है।
3 महीने की ग्रेस तो शिकार के अंदर तक जाकर अपनी भूख मिटा रही है। ये एक खास दिन है। ग्रेस ने भी मीट खाना शुरू कर दिया। ड्राई सीजन में नदी के दलदल से भरे किनारों पर कई जानवर फंसकर मर जाते हैं, जिन्हें लायंस बड़े शौक से खाते हैं। हॉलीवुड प्राइड से छीना हुआ शिकार खाने के बाद ग्रेस को इस बार नदी के किनारे पर पड़ा हुआ शिकार खाने का मौका मिला। ग्रेस को मीट का टेस्ट पसंद आ गया है, लेकिन बड़े मेल्स के साथ खाने का तरीका कुछ अलग होता है। ये इसे अभी पता चल जाएगा कि खाना कैसे खाना चाहिए। वो लंगड़ा कर चल रही है और एक बड़ा कप भी उसके पास गया है। पता नहीं क्यों, शायद उसे समझाना चाहता है या उसे दिलासा देना चाहता है। ओह, देखिए कैसे चल रही है। वो ठीक तो डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन इससे उसे एक सबक जरूर मिलेगा कि जब बड़े खाना खा रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं इंटरप्ट करना चाहिए। और इनकी सोसाइटी में ऐसे ही सीखा जाता है। आप कुछ गलतियां करते हैं, फिर आपको सजा मिलती है या कुछ गलत होता है आपके साथ, बट इवेंचुअली आप सीख जाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे सबके साथ रहना है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेस को फैमिली में रहने के ढंग जल्द ही सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगली बार उसे इतनी छोटी सजा नहीं मिलेगी। नेथन ने 36 घंटे से एवा और उसके बच्चों को नहीं देखा। उन्हें देखने के लिए वो दोबारा उस जगह जा रहा है और ऐसा लगता है कि एवा ने वक्त का सही इस्तेमाल किया है। ये एवा है और ऐसा लग रहा है कि इसने जेब्रा का शिकार किया है। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। एक अकेली लायनेस ने इतने बड़े जेब्रा को अकेले मारा है। ये इतना इजी नहीं है। एवा ने अब खाना खा लिया है। अब इसके बच्चों को भी पेट भर कर दूध मिल पाएगा। इन बच्चों को दूध पीते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और लग रहा है माँ भी एंजॉय कर रही है। इस ज़ीब्रा के बॉडी के पास ज्यादा देर तक रहने से मुश्किल खड़ी हो सकती है। ज़ीब्रा की स्मेल से हाइना यहां पहुंच सकते हैं, जिससे कब्ज की जान को खतरा हो सकता है। पंक्स भी अभी तक इसी इलाके में हैं। एवा ने एक पंख की आवाज सुन ली है। एक पंख मेल एवा के नजदीक ही है। आज तक पंक्स हॉलीवुड प्राइड की टेरिटरी में इतने अंदर तक नहीं आए थे। एवा की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि यह बहुत परेशान है। ज़ीब्रा की बॉडी अभी यहीं पर है और मेल लायंस भी पास आ रहे हैं। बच्चे अब सेफ नहीं है, माँ को इन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। लगता है पंक्स अब हॉलीवुड प्राइड की टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा हो गया तो कब्ज की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। लुआंगवा में इतने ताकतवर और खतरनाक दुश्मन से बचने के लिए जानवर एक ही तरीका अपनाते हैं। एवा ने भी वही अपनाया, को लेकर चुपचाप निकल पड़ी। इसका एक और फायदा है, इकट्ठे शिकार करने से एवा को खाना मिलने के चांसेस बढ़। यहाँ पर बहुत से एनिमल्स के ट्रैक्स हैं। आई एम श्योर यहाँ कोई ना कोई शिकार जरूर मिलेगा। ये जगह काफी बिजी है। शिकार के लिए यह जगह बहुत अच्छी है, पर दिन की गर्मी में शिकार करना आसान काम नहीं है। मगर बच्चों को दूध पिलाने के लिए एवा को शिकार करना ही पड़ेगा।
दुनिया में कहीं लोग उनसे डरते हैं और कहीं वर्शिप करते हैं। अक्सर लोग उन्हें हेट करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी करते हैं। स्नेक्स यानी सांप हमेशा मिस्ट्री और मैजिक से घिरे रहते हैं। उनकी हैबिट स्ट्रेंज है और उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, इसलिए हम उनकी ओर इतना खींचे चले जाते हैं मानो हम हिप्नोटाइज्ड हों। शायद आप स्नेक्स को पसंद ना करें, तब भी आप स्क्रीन से नजरें हटा नहीं सकते। ये रिवल्शन और फैसिनेशन का एक मिक्स है, लेकिन परेशान ना हो, आप क्रेजी नहीं हैं। ये आपका एनिमल इंस्टिंक्ट है जो पोटेंशियल डेंजर दिखने पर आपको अलर्ट रख रहा है। फिर भी कुछ रिलीजन्स में स्नेक्स विजडम या इमॉर्टैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ रिलीजन्स में ये बुराई का अवतार भी माने जाते हैं। ये एनिमल्स किसी न किसी तरह दुनिया के हर कल्चर में हैं और हम मानते हैं कि इनमें इनक्रेडिबल पावर्स हैं। इनमें से कुछ तो मिथ्स हैं, लेकिन कुछ रियल भी हैं। स्नेक्स अपने शिकार को धोखा दे सकते हैं या प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। ये अपने वेनम या अपनी जबरदस्त ताकत से पलक झपकते ही मार सकते हैं और जरूरत पड़े तो ये कई सालों तक बिना खाए रह सकते हैं। और बिना टांगों के ही ये वॉक और स्विम कर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, यहां तक कि ये उड़ भी सकते हैं या पूरी तरह पानी में रह सकते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक कभी जमीन पर नहीं आता। ये जमीन पर मर सकता है क्योंकि पानी में डूबे नहीं रहने पर इसका स्केलेटन इसके वेट को नहीं संभाल सकता। लेकिन इसे पानी से निकलने की जरूरत भी नहीं है। इसे बस हर 20 मिनट में सांस लेने के लिए अपने नॉस्ट्रिल्स को बाहर निकालना पड़ता है। सभी स्नेक स्पीशीज में शायद ये सुपर पावर होती है, खुद को अचानक रिजुवेनेट करने की एक मैजिकल एबिलिटी। इस सांप की स्किन ड्राई, डल और रिंकल्ड है। ये भूखा नहीं है, ये अभी खा नहीं सकता, लेकिन ये अपने आसपास मूव कर रही हर चीज को अपना दुश्मन मानता है और इसकी आंखों पर भी एक परत सी है, इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अपनी पुरानी स्किन छोड़ने की प्रोसेस से गुजर रहे सांप अजीब तरीके से मूव करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि ये बीमार और बूढ़े हैं। लेकिन ये मरने वाला नहीं है। इसके उलट इसकी स्किन फट जाती है और सांप सिर की तरफ से शुरू करके उसे पूरा या बड़े बड़े टुकड़ों से निकाल देता है। सांप अपनी ओल्ड स्किन को स्टोन्स या ट्विग्स से फंसाकर हटा देता है और धीरे धीरे अंदर से स्मूथ, शाइनी और ब्राइट कलर की नई स्किन दिखने लगती है।
अब ये फिर से देख सकता है और इसे फिर से भूख भी लगती है। दूसरे एनिमल्स जैसे हम ह्यूमंस अपनी स्किन की आउटरमोस्ट लेयर को धीरे धीरे पर लगातार बदल सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में और खासकर स्नेक्स में इस प्रोसेस को देखना बहुत आसान है। स्केल से कवर्ड स्किन में पोर्स नहीं है, इसमें पसीना या फ्रेग्रेंट फ्लूइड्स निकालने के लिए कोई होल्स नहीं है। ये वन पीस शीट है और जब ये सांप के लिए छोटा पड़ने लगता है तो इसे बड़ी स्किन से बदलना पड़ता है ताकि उसके अंदर एनिमल ग्रो करता रहे। क्योंकि स्नेक्स का बढ़ना कभी रुकता नहीं, ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी स्नेक स्पीशीज इनॉर्मस साइज तक ग्रो करती रहती हैं। ये तो अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और इस बात का भी असर पड़ता है कि जिंदगी भर ये कितना खाते हैं। अगर सांप के रहने की जगह पर शिकार कम हो तो ये बॉन्साई की तरह अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके भूख से मरने या एक बैडली कैल्सिफाइड बॉडी के साथ ग्रो करने से बच जाता है। लेकिन अगर काफी शिकार मिल रहा हो तो वही सांप अपनी मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक डेवलप होगा। पाइथन्स और एनाकोंडास को जब काफी खाना मिलता है तो वो जाइगैंटिक क्रीचर्स बन जाते हैं जो सचमुच बहुत बड़े होते हैं। ये ट्रू सुपर स्नेक्स हैं जो सींग और टांगों समेत पूरे एंटेलोप को या किसी अडल्ट ह्यूमन जितने बड़े एनिमल को भी निगल सकते हैं। 19th सेंचुरी में सोल्जर्स और प्रेस्टिजियस साइंटिफिक एक्सप्लोरर्स अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के अनजान इलाकों में दूर दूर तक गए थे और उनमें से कुछ ने 20 मीटर या इससे भी लंबे सांपों को देखने का दावा किया था। उनके एक्सपेडिशन लॉग्स के अनुसार कई बार तो उन्होंने उन्हें हंट भी किया, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आइस या ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होने से वो उनकी बॉडीज को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं कर पाए। उनके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा सांप एक रेटिकुलेटेड पाइथन था जिसे 1912 में सुलावेसी आइलैंड पर पकड़ा गया था। उन्होंने मरने पर उसे नापा तो वो 10 मीटर्स एंड 76 सेंटीमीटर्स लंबा था। ग्रीन एनाकोंडा या यूनेक्टिस मरीनस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। हमारे पास जिस लार्जेस्ट एनाकोंडा का साइंटिफिक डेटा है वो 1960 में 8 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर्स का था। दुनिया का सबसे छोटा सांप भी एक सुपर स्नेक है। असल में इसके बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स इसके क्लोज लेकिन काफी बड़े रिलेटिव्स जितने ही इंटरेस्टिंग हैं। इस छोटे से क्रीचर के लिए ओस की एक बूंद भी एक ह्यूज वाटरिंग होल है जो उसके लिए काफी दिनों तक चल सकता है। ये चींटी और टर्माइट्स को खाता है और अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड ही बिताता है।
लेकिन 6 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 मिलीमीटर डायमीटर वाले इस माइक्रो स्नेक में सबसे अजीब इसके प्रोडक्शन का सुपर स्ट्रेंज तरीका है। जीनस टाइफ्लॉप्स के सांपों को कॉमनली ब्लाइंड स्नेक्स कहा जाता है और इनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा प्रोपोर्शन सिर्फ फीमेल्स होते हैं। फिर भी ये बिना किसी मेल की हेल्प के रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ये पार्थेनोजेनेटिक हैं, यानी कोई भी फीमेल अकेले ही जन्म दे सकती है, इसीलिए किसी नई टेरिटरी को कॉलोनाइज कर सकती है। इनफैक्ट ये सर्पेंट्स दुनिया में सबसे ज्यादा इलाकों में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की एक और इनक्रेडिबल सुपर पावर ये है कि ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए हाइबरनेट किए बिना या सोए बिना ही काफी दिनों तक भूखे रह सकते हैं। सांपों को मजबूरी में अपना पेट भरने का एक अनोखा तरीका अपनाना पड़ा है। ये पेट भर खाने के बाद बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाते। कई बार तो कुछ सांपों ने 1 साल से भी ज्यादा समय तक कुछ नहीं खाया और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और ये बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। सांपों की छोटी स्पीशीज या यंग स्नेक्स, यानी जो छोटे मैमल्स को खाते हैं, उनके लिए 1 वीक या 1 मंथ में 1 बार शिकार करना आम है और इसे किसी सांप के लिए बहुत रेगुलर डाइट माना जा सकता है। ज्यादातर स्नेक्स कम फ्रीक्वेंटली और इर्रेगुलरली खाते हैं। सांप तेज नहीं होते, ये किसी भी हैबिटेट में बहुत अच्छी तरह मूव करते हैं, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि दौड़ने वाले एनिमल्स का पीछा कर सकें। इन्हें स्टॉकिंग, वेटिंग और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की मदद से हंट करने पर मजबूर होना पड़ा। कॉइल्ड होकर सिकुड़कर बैठा कोई सांप अपनी बॉडी के कुछ हिस्से को तेजी से आगे थ्रो कर सकता है। इसकी इफेक्टिव रेंज इसकी बॉडी लेंथ का लगभग 1/3 होती है। खाने के लिए जरूरी है कि सांप का शिकार उसकी रेंज में आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। काफी कुछ लक पर डिपेंड करता है। वैसे सांपों में सही जगह चुन के छिपने की स्किल भी होती है। अपने शिकार को एम्बुश करने वाले हंटर के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास आने पर भी शिकार को उसका पता न चले। स्नेक्स की कलरिंग क्रिप्टिक होती है, इससे ये अपनी सराउंडिंग्स में छिप जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम और बहुत धीरे मूव करते हैं। इनका मस्कुलेचर बिना ध्यान में आए बॉडीज को मूव करने की खासियत देता है। शिकार का पता लगने पर ये एक सुपर पावर है, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। असल में इनकी कैमोफ्लेजिंग टेक्निक्स की वजह से ही ह्यूमंस और वेनमस स्नेक्स के बीच इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं।
जहर की वजह से ही इंसान सांपों से नफरत करते हैं, लेकिन इसने सांपों को अपने इकोसिस्टम्स में परफेक्टली अडैप्ट होने में भी हेल्प की है। जहर का ओरिजिनल पर्पस डिफेंसिव नहीं था, बल्कि ये तो उनके लिए अपने शिकार को पकड़ने के चांसेस को इंप्रूव करने के लिए डेवलप हुआ था। लेकिन शुरू में इनका जहर यानी वेनम सिर्फ एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस था, किसी सुपर स्ट्रेंथ सलाइवा की तरह एक प्री डाइजेस्टिव सब्सटेंस। स्नेक्स अपने शिकार को निगलते समय उनकी बॉडीज में वेनम इंजेक्ट करते थे ताकि उन्हें डाइजेस्ट करना आसान हो जाए, क्योंकि वो उनकी बॉडीज के टुकड़े नहीं कर सकते, ना ही चबा सकते थे। सांप अपने शिकार की स्किन, फर और सींगों को भी नहीं हटा सकते, क्योंकि इनके हाथ पैर नहीं होते। सांपों को अपने शिकार को पूरा ही निगलना पड़ता है। इससे ये हर चीज को डिसॉल्व कर सकने वाला एक सुपर डाइजेस्टिव सब्सटेंस डेवलप करने के लिए मजबूर हो गए। ये सब्सटेंस एक वेनम था जो आगे चलकर एवोल्यूशनरी प्रोसेस से डिजाइन हुए बेस्ट ऑफेंसिव वेपन्स में से एक बन गया। ये इतना इफेक्टिव है कि इंसानों के साथ साथ कई और स्पीशीज भी किसी सांप को देखते ही बिल्कुल इंस्टिंक्टिव वे में डर महसूस करती हैं। साइंटिस्ट सांपों को उनके जहर इंजेक्ट करने के तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सोलेनोग्लिफ्स के स्पेशलाइज्ड फैंग्स होते हैं जो मूवेबल और बहुत लंबे होते हैं। अटैक करते समय ये हाइपोडर्मिक नीडल्स की तरह हॉलो फैंग्स को सीधा कर लेते हैं। प्रोटेरोग्लिफ्स के फैंग्स थोड़े छोटे होते हैं और ये फिक्स्ड रहते हैं। ओपिस्टोग्लिफ्स अपने वेनम से हंट नहीं करते। ये अपने वेनम को अपने खाने को प्री डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए उनके मुंह के पीछे की तरफ ग्रूव्ड फैंग्स होते हैं जो बाकी दांतों से थोड़े लंबे होते हैं, जिसे ये अपने शिकार को निगलते समय टॉक्सिन्स इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कोबरास और मांबास का वेनम एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो मेनली शिकार के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे शिकार सांस नहीं ले पाता और उसका हार्ट रुक जाता है। वाइपर्स और रैटल स्नेक्स के वेनम में ज्यादा हीमोटॉक्सिन्स होते हैं जो अपने शिकार के खून को जमाकर उसे मार डालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल लगभग 1 लाख लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसिडेंट्स में वेनमस स्नेक्स का रोल नहीं होता। सबसे डेंजरस स्पीशीज वो हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में हमारे आसपास रहती हैं, यानी वो सांप जो हमारी क्रॉप्स और हमारे गार्बेज की वजह से आने वाले रोडेंट्स की तलाश में हमारे खेतों और घरों के गार्डन्स में घूमते रहते हैं। स्नेक्स जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वहां के चूहों के लिए उनका प्रेडेटरी रोल एसेंशियल है और हमारे लिए भी। स्नेक्स इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं और स्मॉल मैमल्स की पॉपुलेशंस को बढ़ने नहीं देते, नहीं तो इन रोडेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पर स्नेक बाइट से ज्यादा सीरियस असर पड़ता। रोडेंट्स बहुत सीरियस डिजीजेस फैलाते हैं और हमारा खाना भी खा लेते हैं। स्नेक्स जितने लोगों को मारते हैं उससे ज्यादा कई लोगों को बचाते हैं।
इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी स्नेक्स एग-लिव्स होते हैं, यानी वो वेनमस नहीं होते और अपने शिकार को मरते हैं। वो अपने कमाल के रिंग शेप मस्कुलेचर की सुपर स्ट्रेंथ से लगातार स्क्वीज करके शिकार को मार डालते हैं। हमें पहले लगता था कि वो अपने शिकार को दबा दबा कर उसका दम घोंट देते हैं ताकि वो सांस न ले सके, पर असल में ये इससे ज्यादा तेजी से मारते हैं। ये शिकार की हार्ट बीट को रोक देते हैं। ये इतनी जोर से स्क्वीज करते हैं कि शिकार के ब्लड प्रेशर को ओवर पावर करके खून को सर्कुलेट नहीं होने देते, जिससे शिकार बेहोश होकर इवेंचुअली मर जाता है। शिकार के मरने के बाद सांप उसे सिर की तरफ से निगलना शुरू करता है। सांप की एक और सुपर पावर है अपने जॉज को इतना स्ट्रेच करने की एबिलिटी कि यह अपने स्कल से भी बड़े शिकार को निगल सकता है। ये स्पीशीज अपने मुंह को सबसे ज्यादा फैला सकती है। ये सांप इतना बड़ा मुंह खोल सकता है कि अपने सिर से 15 गुना बड़ी चीज को भी निगल ले। और सिर्फ यही एक स्नेक है जो शिकार के पास आने का वेट नहीं करता। ऑफ कोर्स, इसका शिकार भी बहुत तेज नहीं है। उन्हें ढूंढने के लिए ये सांप अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करता है। ये अपनी फॉक टंग को लगातार बाहर निकालता रहता है और एयर में सेंटेड पार्टिकल्स के सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले ट्रेल को फॉलो करता है। ये अपने शिकार के सेंट को पहचान लेता है और स्मेल के सोर्स तक पहुंच जाता है। ये अंडे खाने वाला सांप है और इसे एक घोंसला मिल गया है। इन एग्स को ब्रूड कर रही मां अभी यहां नहीं है। शायद उसे डराकर भगा दिया गया या फिर वो पानी पीने गई होगी। जो भी हो, स्नेक का ऑब्जेक्टिव बहुत इजी नहीं है। इसमें लाखों साल का स्पेशलाइजेशन लगा है और ये हर अंडे को नहीं खा सकता। ये राइट साइज के अंडों को चुनता है और तय करता है कि वो अलाइव हो। लेकिन इन अंडों को मां ने छोड़ा नहीं है। सड़ा हुआ अंडा खाने से सांप मर सकता है। ये अंडों पर अपनी गर्दन रखता है। अगर अंडे का टेम्परेचर एयर से ज्यादा है तो सब ठीक है। अब इसे अंडे को लुढ़कने से बचाना है, इसलिए ये इसे अपनी कॉइल में जकड़ लेता है। डासिपेल्टस जीनस के स्नेक्स के दांत नहीं होते या बहुत छोटे वेस्टिजियल दांत होते हैं। नॉर्मल दांतों से इन्हें खाने में दिक्कत होती है। साइंटिस्ट को अब भी नहीं पता कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स और डेवलप हो रहे एम्ब्रियोज वाले एग्स में कैसे फर्क कर लेते हैं। चॉइस मिलने पर ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रेफर करते हैं। इससे शिकार बनने वाली स्पीशीज की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर असर नहीं पड़ता और हाईली डेवलप्ड एम्ब्रियो वाले अंडे को खाना न्यूट्रिशनली कम बेनिफिशियल होगा। अंडे को निगलने पर डासिपेल्टस उसे अपनी गर्दन में कुछ वर्टेब्रे पर पिन करता है और एक बार अंडे को तोड़ने के बाद वो उसे स्क्वीज करके उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है।
Dasypeltis लिविंग इकोलॉजी का एक लेसन है। नॉर्मली ये क्लच के बाकी एग्स को नहीं छूता, जबकि सच तो यह है कि बर्ड के नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक इसे इतना खाना नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ लोग स्नेक्स को बुरा कहते हैं। कुछ स्नेक स्पीशीज इंसेक्ट्स, फिश और एम्फिबियन से अपना पेट भरती हैं या दूसरे स्नेक से। कोई सांप दूसरे सांप को खा सके, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन चाहिए, खासकर जैसा कि इस केस में है जब हंटर के पास वेनम न हो। अटैक के लिए स्पीड जरूरी थी। इस टेक्निक में कैप्चर्ड स्नेक को सिर से पकड़ा जाता है ताकि वो खुद को डिफेंड ना कर सके। फिर ये अपने शिकार को मारे बिना ही निगलने लगता है। सच ये है कि किंग स्नेक अपने शिकार को स्क्वीज करके मार नहीं सकता। ये शिकार खुद किंग स्नेक जितना ही बड़ा है, इसलिए किंग स्नेक इसे जिंदा ही निगलकर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसके सफोकेट होने का वेट करता है। किंग स्नेक्स अक्सर रैटल स्नेक्स और दूसरी वेनमस स्पीशीज का शिकार करते हैं। किंग स्नेक्स ने उनके वेनम्स के लिए अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इनका शिकार इन्हें किसी भी तरह काट नहीं पाता। दूसरे सांप को खाने वाला स्नेक तो कोई सुपर स्नेक ही होगा। जैसा कि हमने देखा, सांपों की टंग एक सुपर ट्रैकिंग ऑर्गन होती है, लेकिन शायद इसे शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कुछ सांप इसे अजीब तरीके से बाहर निकालते हैं, मानो वो किसी वर्म की मूवमेंट की नकल कर रहे हों। इसके अलावा सांपों की टंग्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं। कैटरपिलर हंटर्स को अट्रैक्ट करने के अलावा कलरफुल टंग का क्या मतलब हो सकता है? ये इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर है। आइडिया कंसिस्टेंट है। कई स्नेक्स के फेसेस पर अजीब से बम्प्स होते हैं जो शायद ल्योर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये प्लांट ईटर्स को हंट करने के लिए स्प्राउट जैसा दिख सकता है। सांप ल्योर्स यूज करते हैं। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाली एक और बात यह है कि कुछ सांप नर्वस होने पर अपनी पूंछ हिलाते हैं। ये बिहेवियर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है। बर्ड जैसे किसी प्रेडेटर का सामना होने पर यह मूवमेंट उसकी चोंच का अटैक सांप के सिर से काफी पीछे डाइवर्ट कर सकता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन अगर बर्ड छोटा हुआ तो ये प्रोटेक्टिव मूवमेंट हंट करने का तरीका भी बन